हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः वीडियो री एग्ज़ाम का रीजनिंग का सेट नंबर 2 लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन का फर्स्ट सेट डिस्कस किया था। फर्दर आज उसके आगे नेक्स्ट सेकंड सेट मीन्स सेट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसको आप सेकंड सेट कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी भाषा में यदि डायरेक्टर को SCPHUQDD के रूप में और प्रोड्यूसर को SOFQDNVC के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में कस्टमर को कैसे कोड किया जाएगा। अब देखिए, वीडियो के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से इसी तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन लगातार एक ही फॉर्मेट में पूछे गए थे। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम अगर इसका थीम माइंड में बना लेते हैं तो अगला क्वेश्चन जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर DIRECTOR को क्या लिखा जाता है? SCPHUQDD। देखिए, R से अगर मैं R में +1 का इंक्रीमेंट करता हूं तो यस होता है, ठीक है। O में +1 का इंक्रीमेंट करता हूं तो O के बाद क्या आता है? P आता है, ठीक। T में 1 का इंक्रीमेंट करता हूं तो क्या होगा? T से U आएगा। C में 1 का इंक्रीमेंट करता हूं तो C से D आएगा, ठीक। अब हम इधर से देखते हैं। देखिए इस साइड से D में D से E आया मीन्स -1, Q से R आया मीन्स -1, H से I आया मीन्स -1 और C से D आया मीन्स -1। इसी फॉर्मेट में हमको कस्टमर का निकालना है। चलिए देखते हैं। CUSTOMER। तो पहले इसका देखिए, इसमें एक इंक्रीमेंट करिए मीन्स एक जब इंक्रीमेंट करेंगे तो R का क्या हो जाएगा दोस्तों? R का S हो जाएगा मीन्स +1 करेंगे तो S हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया मीन्स 3 में अब आया कि 3 में कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद E से क्या आएगा? E से F आएगा। F के बाद क्या आएगा? M से N आएगा। +1 का मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं। अब इसमें देखिए यहां तक कौन सा सही है? SFN, शायद यही सही है। SFN, देखिए ये वाला आंसर गलत हो गया। SFN, बी ऑप्शन सही है। यहीं से देखिए मैंने निकाल दिया। अब इसको लगा के जल्द से जल्द कवर कर देता हूं। SBFTN, सॉरी, F के बाद यहां पे क्या है? F के बाद है T। FTNRPS, इसको लगाइए। O से क्या होगा? P होगा। इसके बाद इस साइड से इसको देखिए, ये +1 हुआ, -1 -1 इससे यहाँ पे गया और इससे यहाँ पे और इससे यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा है सॉल्यूशन। इसी तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी पता चल जाएगा। तो ये भी गलत, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां हैं, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? ठीक, कजिन है,
सिस्टर है, ग्रैंड मदर है या आंट है। अब देखिए ये हमारा जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इनका अगर एनालिसिस किए हैं तो आप जरूर इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कोमल। क्या लिखेंगे हम, कोमल। ये यहां मैंने कोमल लिख लिया, ठीक है। कोमल किसकी बेटी है, सुमन की बेटी है। कोमल सुमन की बेटी है। तो देखिए अभी मुझे केवल कोमल के बारे में याद है। अब मैं दो इसमें फार्मूला एक्स्ट्रा ऐड करता हूं, जो मैं फीमेल डिस्कस करूंगा उसको मैं इस तरीके के डायग्राम से डिस्कस करूंगा। जो मेल डिस्कस करूंगा उसको मैं रेक्टेंगल से डिस्कस करूंगा, ठीक। तो कोमल सुमन की बेटी है, तो पहले से ही मैंने इसमें सर्कल लगा दिया। और सोनम श्री कमल की बेटी है, और सोनम क्या बोला, सोनम, तो यहां पे सोनम लिख लीजिए आप। सोनम श्री कमल की बेटी है, तो ये देखिए यहां पे कमल है। तो अब ये सोनम भी क्या हो गई, सोनम भी तो बेटी है। अब जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ऊपर नीचे, आप उसी तरीके देखिए। इनके ये पिता हुए या माता हुई तो ऊपर चले गए, और उनके मतलब एक हायरार्की आप क्रिएट करिए। चाइल्ड उसके नीचे होगा, माता पिता उसके ऊपर होगा। अगर ग्रैंडफादर हैं तो फिर माता पिता के ऊपर होंगे, ठीक है। तो हमने यहां तक अभी कवर कर लिया। जैसे जैसे आप कवर कर रहे हैं उसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं तो यहां पे लिखिए राजा राम, ठीक। क्या लिखेंगे, राजा राम, राजा राम, ठीक है। राजा राम ससुर बोला है, तो किसके ससुर हैं, सुमन के। सुमन के ससुर हैं, कौन ससुर हैं, राजा राम। जब राजा राम सुमन के ससुर हैं, राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, और सुरेखा के पति हैं, तो यहां पे कहीं पे भी सुरेखा है। देखिए सुरेखा, यहां पे कहीं पे सुरेखा है, तो सुरेखा क्या होंगी, फीमेल होंगी। अब जब हस्बैंड वाइफ को हम कवर करते हैं तो इक्वल लगा के हम कवर करते हैं, ठीक है। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां हैं। अब देखिए ये मम्मी है किनकी, कमल की, तो ये क्या हुई, ये पुरुष हुए। फिर से इनकी वाइफ ये हो गई, ठीक है, और ये इनके पिताजी हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित हैं। कोमल सोनम से, ये दोनों भाई बहन नहीं हुए। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सिस्टर सही है। देख लीजिए कितना अच्छा फॉर्मेट मैंने बनाया है, क्रिएट किया है। शायद इस तरीके का फॉर्मेट आगे भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ऊपर से आप पढ़िए, एक लड़का है, एक सबसे पहले आप उस आदमी जो बगल में है, तो ये आदमी मैंने ले लिया। ये आदमी कहाँ है, बगल में बैठा है, ठीक है। बगल में बैठा है किसके, लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हो लड़के के पिता के बगल में, तो लड़के का पिता कहीं यहां पे है। तो देखिए ये कैसा है, रेक्टेंगल है। अब लड़के का पिता है ना, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे लड़का आ जाएगा। लड़का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक, लड़का प्रदर्शन कर रहा है। बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वो ये आदमी है भाई साहब, ये आदमी ने कहा,
वह उस औरत के पति का बेटा है, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर के बहू है, जो मेरे पत्नी के ससुर के। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ऊपर आप ससुर लाइए, ठीक है। मेरे पत्नी, इसकी ये कोई पत्नी है, ये यहां आप पत्नी इसको डाल लीजिए। मेरे पत्नी के ससुर, मेरे पत्नी के ये ससुर हैं, तो इनका एक इकलौता क्या कह रहा है, ससुर की बहू है, मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का संबंध। तो मतलब इनकी एक औरत है, ये यहां पे औरत ना, ठीक, औरत है जो इनकी वाइफ है, ठीक है। तो अब यही तो इनका लड़का हुआ, तो इनके पिताजी कौन हुए, ससुर हुए। लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है, लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है, यहाँ पिता है इसके, ये आदमी जो बगल में बैठा था इसके अगर ये ससुर हुए, ठीक है, इसके अगर ये ससुर हुए तो ये क्या हुआ, चाचा नहीं हुआ। कौन सा सही है, चाचा, डी, अंकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए हैच बी का मतलब ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब बी ए का बेटा है, ए डॉलर बी का मतलब बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्प में से समझाइए, इसका निकालना है हमें, ठीक है। तो यहां पे देखिए आर इज द ग्रैंडफादर ऑफ यस, मतलब आर यस के दादा हैं, पी टी का चाचा है, यस पी का पोता है, टी क्यू की पोती है। तो सबसे पहले यहां पर आइए, आप जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इसको आप ऊपर लिख लीजिए, आर हैच पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर और टी। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, यहां पर ए प्लस बी का मतलब है, देखिए पी और क्यू, पी और क्यू, तो ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, मतलब जो ए है वो बी का पिता है। मैंने ये देखिए लगा दिया फिर से, ठीक। हाँ सही है, बी का पिता, ए हैच बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो यहां पे देखिए जो मैंने लिखा ए बी का पिता है, तो यहां पे क्या है, पी प्लस क्यू है ना, तो आप इसको अब लिख लीजिए, यहां पे पी लिखिए, यहां पे क्यू लिखिए और यहां पे ऐसे निशान लगा दीजिए। तो अब ये वाला जो कंफ्यूजन था आपका वो दूर हो गया। तो अब आप इसको रफ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमको P और Q पे आंसर देना है। तो P और जब Q पे आंसर देना है तो हमें P और Q पे ही डिस्कशन करना होगा, जाहिर सी बात है P और Q पे डिस्कशन करना हो। तो चलिए ये P और Q पे डिस्कशन करते हैं। सेकेंड लाइन, ए हैच बी का मतलब है बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है मीन्स कि ए बी का भाई है, ठीक। तो P क्या है, P पे यहां देखिए ये वाला P मतलब कि R माइनस P, R माइनस P, आगे पढ़िए, ए एट द रेट बी का मतलब है कि B ए का बेटा है, ठीक है, ये का बेटा B है, ठीक है। सॉरी यहां पे पति लिखा था यार, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो P प्लस क्यू का मतलब ए बी का पति है ना। इसको थोड़ा सा रफ करिए, यहां पे ए बी का पति है, तो मतलब कि P जो है किसका पति है, B का, तो Q
औरत हुई और P उसका पति हुआ। ठीक है, अब R P का यहाँ पे अब आ जाइए, A B का भाई है, हैज का मतलब, तो हैज क्या है, ये B का भाई है, मतलब R जो है इसका भाई है। अब समझ में आया। आगे देखिए, A@B का मतलब है B A का बेटा है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये वाला आ गया, यस आ गया, बेटा है। ठीक, तो फिर इसको रेक्टेंगल से B A की बेटी है, मीन्स कि लास्ट में क्या आ गया, T ना, $A का मतलब है B A की बेटी है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया T। ठीक है, तो अब अगला रिलेशन क्या पूछा, तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ है, विकल्पों में से चुनिए, इसमें से मैच कराइए कौन सही गिर रहा। देखिए, R यस का दादा है, R यस का दादा नहीं, P T का चाचा है, P T का चाचा नहीं, यस P का पोता है, यस P का पोता है, यस P का पोता है नहीं, T Q की पोती है, T Q की पोती है, ये देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स पोती है। कैसा रहा ये, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं गलत पढ़ ले रहा था, ये पति नहीं, यहाँ पे पति है और मैं ब्रदर पहले लगा दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ हैं, ध्यान रखिएगा, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, पति ससुर भाई पिता। चलिए आइए इसको बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले ए बी के ससुर हैं, ए बी के ससुर हैं, तो ए बी के ससुर हैं, सी की माँ है जो सी की माँ, तो ये वाला देखिए, ये वाला टर्म इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, तो जो डी है वो किसकी माँ है, ई की माँ है ना। तो अभी देखो जो डी है तो ये एक महिला है, तो इसका कोई पति होगा जिससे इनकी शादी हुई होगी, तो ए बी का ससुर है, तो यहाँ पे अभी रहने दीजिए, मैंने ए लिख के अभी इसको छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे बी वाला बी का ससुर है ना, और डी ई की माँ है, तो डी ई की माँ है, यहाँ पे कहीं आप ई लीजिए, ई के तो ये क्या हो गई, माँ हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो गई, ये माँ हो गई। तो यहाँ पे समझ में आया। यहाँ से अब जो यफ फिर आया, जो यफ मतलब जो है वो किसके लिए आया, वो आया डी के लिए, जो यफ और सी का पिता है, यफ और सी का पिता, बिल्कुल सही गया। तो यहाँ अब बचा क्या, बी इनकी वाइफ है, ये इनके पुरुष, ये इनके हस्बैंड हैं, और इनके जो लड़के हैं वो कौन सा है, एफ है और सी है, एफ और सी इनके बच्चे हैं। पूछा क्या, ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है, बताइए, ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है, बताइए कौन होंगे, डी ऑप्शन सही है, फादर। ए ई से कैसे संबंधित है, फादर, बिल्कुल करेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नीचे दिए कथनों को पढ़ें, सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी छात्र शिक्षक हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते रहिए वैसे वैसे डायग्राम क्रिएट करते रहिए, सभी छात्र शिक्षक हैं। तो मैंने देखिए, अगर रीजनिंग आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस में सुपर टेट नाम से मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रीजनिंग की पड़ी हुई है, आप वहां से बेसिक एक्सेस कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, सभी छात्र शिक्षक हैं, तो सभी छात्र, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर छात्र हो जाएगा, सभी छात्र शिक्षक हैं, तो शिक्षक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा शिक्षक इनसे,
शिक्षक आ गया। देखिए आगे क्या बोल रहा है, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ शिक्षक ये आ गया, प्रधानाचार्य आ गए, प्रधानाचार्य हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथन को अनुसरण करता है। नीचे दिए गए, अब लिखिए कुछ छात्र जो है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। देखो हमसे संबंध शिक्षक के बारे में, हम छात्र का संबंध पता है, प्रधानाचार्य के बारे में कोई संबंध नहीं पता, इसलिए पहला वाला क्वेश्चन क्या हुआ, पहला वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन जो है गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, सभी प्रधानाचार्य शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक हैं, सभी प्रधानाचार्य नहीं है, मीन्स सेकंड गलत हो गया। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक, बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। सभी छात्र प्रधानाचार्य नहीं, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष, नीचे दिए गए कथनों को पहले पढ़ें। सभी घोड़े गधे हैं। अब यहां पर फिर से वही डायग्राम, इसको थोड़ा सा और उस साइड में कर लीजिए, तब आपको समझ में पूरी तरीके से आएगा। सभी घोड़े गधे हैं, यहां पे लीजिए, सभी जो घोड़े हैं, सभी घोड़े वो क्या हैं, गधे हैं, ये यहां पे गधे बना लीजिए, सभी घोड़े गधे हैं। ठीक है, सभी गधे बंदर हैं, सभी गधे बंदर हैं, तो इसके ऊपर फिर से बना लीजिए, ये क्या हो गया, बंदर हो गया। ठीक है, कोई बंदर बाघ नहीं है, तो कोई बंदर जब बाघ नहीं है तो ऐसे लाइन खींचो और ये लगा लो, यहां क्या आ गया, बाघ, मतलब कोई बंदर बाघ नहीं है, जो बंदर है वो कोई सभी बाघ नहीं है। ठीक है, बाघ नहीं है। नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए सभी घोड़े बंदर हैं, सभी, अब मैंने जब रीजनिंग कवर किया था तो उस समय में बताया था कि जो अंदर से बाहर को जाते हैं तो उसमें सभी सही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो उसमें कुछ सही होता है, इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन का। हाँ, सभी घोड़े बंदर हैं, सभी घोड़े बंदर हैं, सभी घोड़े बंदर हैं, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। कुछ गधे बाघ हैं, कुछ गधे बाघ है, नहीं, देखिए जब बंदर ही पूरा नहीं है बाघ, तो फिर उसके अंदर वाला कैसे होगा, मतलब इसको आप कैन नॉट से में रख सकते हैं, कैन नॉट से। ठीक है, मतलब CS कह सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा। कुछ बंदर घोड़े हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं, देखिए बाहर से अंदर की बात किया, मीन्स सी ऑप्शन सही हुआ। कुछ बंदर घोड़े हो गया, कुछ बंदर गधे हैं, देखिए कुछ बंदर बाहर से अंदर की तरफ आया, मीन्स डी ऑप्शन सही हुआ। इसमें से देखिए A, C और D कहीं मिल रहे हैं, निष्कर्ष A, C और D अनुसरण करते हैं, मीन्स डी ऑप्शन सही है। समझ में आया, आगे बढ़ूं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 गुणजों में जोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ABCD लिख लीजिए, फिर वहां से काट दीजिएगा। यहां पे देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,
ठीक है। अब सबसे पहले तो देखिए उसने सम बोला है, सम संख्या 4 का गुणज, सम संख्या 4 का गुणज, याद रखिए। मीन्स बी कट गया, बी खत्म। बी के बाद अब कौन सा कटेगा बताइए? बी के बाद अब अगली संख्या कौन सी कटेगी? बी के बाद बताइए कौन सी घटेगी? बी के बाद अगली संख्या कौन सी घटेगी? मतलब ई के बाद एफ आता है ना 4, ये देखिए ये भी कट गया। इसके बाद कौन सा कटेगा? जे कट गया, जे कट गया। इसके बाद बताइए कौन सा कटेगा? इसके बाद एन कट गया। अब उसके बाद 13वां अक्षर तो वैसे भी आ जाएगा। इसके बाद आर कट गया, ठीक। यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मीन्स क्यू आया। आंसर क्या आया? क्यू आया। क्यू मिला क्या? बिल्कुल क्यू सही है, मीन्स सी ऑप्शन सही है। समझ में आया? यहाँ पे जो जो बोला है सारा हमने मेथड लगा दिया, उनको हटा के फिर उसके बाद ऐड कर देते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया आपका, कौन सा क्वेश्चन आया? एक कोडिंग डिकोडिंग का आया। किसी भाषा में यदि, पहले इसको आप नोट करिए, चलिए। किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को IYUISOEM के रूप में लिखा जाता है, तो पार्टिकल को फिर इतने में लिखा जाता है के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में एनालिसिस को किस में लिखा जाएगा? अरे दोस्तों ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सेम टू सेम इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग कर दिया गया। इसी कोडिंग से इसको भी मिला लिया जाएगा। जैसे देखिए ए का कोई क्या लिखा जाएगा? ए का ई लिखा जाएगा, ए का ई लिखा जाएगा। एन को क्या लिखा जाएगा बताइए? एन को क्या लिखा जाएगा? एन को ओ लिखा जाएगा, ठीक। ए को फिर से क्या लिखा जाएगा? ई लिखा जाएगा। एल को क्या लिखा जाएगा? एल को बताइए, एल को एम लिखा जाएगा, एल को एम लिखा जाएगा। वाई को क्या लिखा जाएगा? वाई, वाई कहां पे है? इसमें कहीं वाई है? हाँ, वाई किसका है? तो मतलब इसको मिलाइए, ये कहां तक मिल रहा है? EOEM, EOEM। देखिए ये वाला तो पहले ही गलत हो गया। तीन बचे ना, तीन बचे। अब हमारे पास है अगला वाई, क्या 4 हो गए? हाँ, वाई, वाई को क्या लिखा जाएगा? वाई को इसमें से देखिए वाई कहीं पे है? पार्टिकल्स वाई, ये देखिए वाई है। मतलब वाई को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए आइए यहां पे देख लेते हैं, इसको निकाल ही लेते हैं। EXTERNAL, ठीक है। क्या लिखा गया है? IYUISOEM। तो मीन्स कि ये सब में इसको कोड किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद ये पार्टिकल को PARTICLE क्या लिखा गया? QESUODMI। देखिए आप समझ में आया? अब पूरा मैंने मेथड लिखा दिया। अब एनालिसिस को जो लिखा जाएगा ANALYSIS, ठीक है, SIS। तो इसको चलिए मिलाते हैं। देखिए ए का क्या हो जाएगा? यहां से मिलाइए, ए का ई, अब मैं जल्दी जल्दी मिला दे रहा हूं। EO E और L से M, तो Y से क्या होगा? Y से Z, इधर देख लीजिए, Y से क्या होगा? Y से Z,
क्योंकि सभी में जेड है। अगर आपको यहां से नहीं समझ में आता तो यहां से भी आप मैच करा लीजिए, वाई का जेड है, ठीक। टी का क्या बनेगा, टी इसमें देखिए कहीं, टी का क्या बनेगा, टी ओ टी, यस टी ओ टी, ठीक। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन इसका आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट, फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिला है। यदि किसी भाषा को कायबेस का क्या लिखा जाएगा, चलिए CABBE, ठीक है, क्या लिखा गया है, BBAHZFB लिखा गया है। तो अब इसको मिलाते हैं, देखिए ई से क्या लिखा गया, ई से एफ लिखा गया है, जी से एच लिखा गया है, ए से बी लिखा गया है, और बी का बी है दोस्तों, डबल मतलब डबल इन्वर्जन हुआ है। देखिए +1 हुआ, इसमें +1 हुआ, इसमें भी +1 हुआ, लेकिन इसका बी का डबल इन्वर्जन, मतलब बी सेम टू सेम है। बी क्या है, सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी ये बी आया, सेम टू सेम है, यहाँ से ये वाला बी भी सेम टू सेम है, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ से बी सेम टू सेम कर देंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। अभी अब बी का सी है ना, मिल रहा है, जैसे ये किनारे में गया तो ये भी ऐसे ही जाएगा। देखिए ये बी का क्या है, 1 इंक्रीमेंट मीन्स 1 -1 हो गया, यहाँ से आया, और ठीक बी का मतलब सेम टू सेम हो गया। तो ए का क्या हो गया, ए का ये वाला बी छूट रहा है ना, ए का -1 यहाँ पे हो गया। जब ए का -1 हो गया तो अब बचा एक ए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ए, ये जेड मीन्स -1 यहाँ भी तो हुआ, और ये वाला सेम टू सेम है, ठीक। तो ब्रिंजल को NKHBQMA है, इसका भी कोड बनाते हैं। ब्रिंजल BRINJAL को क्या बोला गया है, NKHBQMA, इसको बना लेते हैं LMABJK, ठीक है, और N को उसी रूप में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए A का B, Q, और यहाँ पे देखिए IH, ठीक, बिल्कुल सही। अब कुछ बचा नहीं है, वही सेम टू सेम फार्मूला, उसी प्रकार पुम्पकिन का बनाइए। पुम्पकिन का क्या बनेगा, पुम्पकिन का बताइए क्या बनेगा। पुम्पकिन का बना लेते हैं PLLJTOO, ठीक है, मिलाइए NOIJKLP का सेम टू सेम। यहीं से देखिए कौन सा सही हुआ, मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, देखिए OPT ये हो गया, जे ये, हाँ ठीक, LJ होगा, ठीक है, LM, हाँ, तो +1 +1 +1, और ये सेम टू सेम है, -1 -1 -1, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक फिर से देखिए क्वेश्चन अच्छा मिला, मस्त क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, इसको करते हैं।
किसी भाषा में हाँ CAMPHOR को क्या लिखा जाता है? DCPTMUY ये लिखा जाता है। मीन्स अगर इसमें बोला जाए तो देखिए एक एक इंक्रीमेंट होता है, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। सी का क्या हो गया? DC मीन्स यहां पे क्या 2 इंक्रीमेंट हुआ, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक, आगे ट्रबल TROUBLE UTRYGRL +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक, अब बचा प्लम्बर। तो प्लम्बर का क्या बनेगा बताइए? प्लम्बर का कौन सा सही होगा? प्लम्बर का देखिए P से क्या बन जाएगा? Q +1 करिए, +2 करिए, +3 करिए, +4 करिए, +5 करिए, +6 करिए, +7 करिए। ठीक, Q बना, QN, U से क्या हो जाएगा? X, और M से क्या होगा? M से Q, B का G, E का बताइए, E का K 6 करोगे K आएगा कि नहीं? और इसका R का Y। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? ऑप्शन C सही जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? C ऑप्शन करेक्ट है। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करिए कि एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ सकता है। चलिए ये देखते हैं। BXDUFR HOJLLI और क्वेश्चन मार्क है। आपको मैं इस क्वेश्चन में 10 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज फिर मैं करता हूं। चलिए आइए अब मैं शुरू करता हूं। देखिए इधर ये कितना हुआ? +2, और फिर यहां से यहां गए +2, F से H गए +2, H से J गए HIJ +2, JKL +2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? +2 करेंगे। LMN, ये देखिए जिसमें N है सिर्फ वही ऑप्शन, 2 तो पहले ही काट दीजिए, 2 ऑप्शन कट गए। पहला मेरा क्या आ गया? N आ गया। अब इसके बाद यहां पे देखिए -3 हो रहा है क्या? यहां पे देखिए, हाँ -3 हो रहा है ना। इसका करिए, ये यहां पे ये भी -3, ये भी -3, और ये भी -3 हो रहा है, और ये भी -3 हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे देख लीजिए IJKL। ठीक है, मतलब कि ये वाला 2 इसके बीच में है और फिर L आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या आएगा? ये यहाँ पे माइनस जब 3 करेंगे क्या आएगा बताइए? देखो FHGHI, तो ए वाला आई है तो इसके पहले G के पहले क्या आएगा बताइए? FH,
एफ ई एफ जी, ई एफ मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे एफ, एफ जी एच आई, आई वाला ये ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको करिए आप, ये वाले क्वेश्चन को करिए। फिर से आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, 10 सेकेंड ऑप्शन, ठीक। इसका अगला वाला टर्न का क्या होगा, चलिए आप सॉल्व करें, कौन सा सही है। देखिए इसको, ये यहां पे आएगा +20 हो जाएगा, ये यहां पे आएगा और +20 हो जाएगा। इसी तरीके नीचे की भी सीरीज -13 की चलेगी, ठीक है, और ये ऊपर की सीरीज +20 की चलेगी। तो इसका आंसर आएगा PH। इसको आप अपने कॉपी पे अच्छे से ड्रा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। फिर से वो ऐसे नहीं क्वेश्चन है, C2F5 I11 L17 क्वेश्चन मार्क R31 U41 X47। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आंसर बताइए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे ये कितना हुआ, CDEF मीन्स प्लस का 3, ठीक है। यहां भी प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3, यहां भी प्लस का 3 आ रहा है, तो यहां भी तो प्लस का 3 होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, LMNO, ओ आना चाहिए ना यहाँ पे, मीन्स +3 OMPQR, ठीक है, LMNO, ठीक है। तो ये यहां से फिर यहाँ पे +3 आ रहा है, यहां से यहाँ +3 आ रहा है, यहां से यहां भी +3 आ रहा है। अब देखिए 2-5 वाले में थोड़ा देखिए, 2-5 वाले में 2-5 वाले में 2, 5, 11, 17, 31, 41, 47 मीन्स ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, देखिए 25 नहीं, ये भी 21 नहीं, और यहां पे O आ रहा है, मीन्स डी ऑप्शन सही है, ठीक। ये हमारे पास यहां पे आया, तो इसका क्या बन जाएगा 23। समझ में आया, आगे बढ़े। यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को इनटू के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। चलिए आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप इसका आंसर मुझे दीजिए। चलिए आइए इसको रिप्लेस करते हैं। देखिए रिप्लेस करने से पहले आप इसके बगल में ऐसे लिख लिया करिए 39। देखिए इनटू को किससे रिप्लेस किया है, डिवाइड से कर दीजिए, डिवाइड से रिप्लेस। प्लस को माइनस से, तो ये माइनस यहाँ कर दीजिए, और ये 10 है, और उसके बाद यहाँ पे +13 और इनटू 2, यहाँ पे सॉल्व करिए इसको। देखिए
ये कितना हुआ 13 माइनस का 10। पहले क्या होता है, पहले देखिए भाग होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। बॉड मॉस रूल के अनुसार आपको चलना है, फिर प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना हुआ 39। अब देखिए ये प्लस प्लस है, इनको दोनों को आप जोड़ लीजिए तो 39, ये 39 और 13 कितना हो गया 39 और 13 हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए 39 एक 40 मीन्स 52 कितना हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई क्या, यहाँ पे 3 नहीं ये 2 है, मिसमैच हो गया। यहाँ पे 26 आएगा ना, तो ये देखिए इसको ये दोनों प्लस में है, आप ऐड कर लीजिए 6 3 9 और 3 माइनस का 10 करेंगे, ये कितना आ गया, ये आ गया 29 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वैसे क्वेश्चन है, हाँ यदि हम प्लस को माइनस और भाग को इनटू के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए आइए इसको बदल के देखते हैं। पहला वाले को 15 पहले दूर दूर आप लिख लीजिए 15 3 17 6 2। अब इनके चिन्ह बदल लीजिए, यहाँ भाग लगाइए, यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ इनटू करिए। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो गया 5 हो गया, प्लस का 17 और माइनस का 12 हो गया। ये दोनों आप ऐड कर लीजिए तो 17 5 22 माइनस का 12 कितना आ गया 10। मीन्स इसमें 10 है क्या, ये तो नहीं सही है। ठीक है, जब ये नहीं सही है तो आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको लिख लीजिए 2 7 8 21 और 3। यहाँ पे लगाइए भागे और यहाँ पे इनटू, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। देखिए 7 इस तरीके आप कर सकते हैं, 1 बाई 1 आपको चेक करना रहेगा बस। देखिए 7 हो गया 8 और 7 दूनाई 14, ये कितना हो जाएगा 14 7 21, 21 में से जब 8 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। मीन्स ए भी ऑप्शन नहीं है सही। जब ए भी ऑप्शन नहीं, नीचे वाला शायद आएगा करेक्ट। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, नीचे वाले को आप इसको सॉल्व करिएगा। 17 7 2 21 और 3, यहाँ लगाइए भागे और यहाँ लगाइए आप इनटू माइनस और यहाँ ए प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। देखिए ये 7 हुआ, प्लस का 7 दूनाई 14 हुआ, माइनस का 17 हुआ। ये कितना हुआ 14 14, देखिए वैसे भी कट गया और 3 7 21 14, अच्छा ये 14 नहीं ये 17 है। 17 और 7 कितना हो गया 24, माइनस का 14 कितना आ गया 10। देखिए ये वाला मैच किया ना, मीन्स डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक, इस तरीके के बहुत अच्छे स्कोरिंग सवाल थे जो अच्छे नंबर दिला सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का बेटा है। कौन सा क्वेश्चन आया, ए बी का बेटा है। चलिए आइए इसे करते हैं। ए बी का बेटा है और ऊपर क्या है, ए सी के बीच क्या संबंध है पूछा गया है। ए सी के बीच क्या संबंध है, नीचे दिए गए कथनों को आप हल करिए। चलिए आइए हल कर लेते हैं। ए बी का बेटा है तो यहाँ पे आ जाइए, ए बी का, सॉरी इसको नीचे लिखिए जैसे हम लोग कभी तक करते आए। ए बी का बेटा है तो इसको आप ऐसे फिर से रेक्टेंगल लगा लीजिए। ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है, सी डी की बेटी है, सी डी की बेटी है। ये लीजिए सी डी की बेटी हो गई। ठीक, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। इस तरीके के क्वेश्चन
4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए सी से बड़ा है, देखिए नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सी ए से लंबा है, नहीं बनेगा। बी पुरुष है और डी महिला है, बी पुरुष है डी महिला है, ऐसा बना के नहीं बनेगा जी, ये भी नहीं बनेगा। बी, हाँ, डी बी की पत्नी है, डी जो है पत्नी है बी की। देखिए, ये देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं वही कॉन्सेप्ट आप लगाइए। देखिए, ये पत्नी, पति पिता, सॉरी, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, ठीक है, तो इनके ये चाइल्ड हो जाएंगे, आसानी से डिस्कस कर सकेंगे। मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं? दीपक और सतीश के बीच कितने छात्र बैठे हैं? अभी इसका क्वेश्चन क्या है, इसको ले आते हैं। चलिए, 20 छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। 20 छात्र हैं, 20 छात्रों को एक समूह फिल्म देख रहा। राजेश बाईं ओर से 5वें नंबर पे, 20 छात्र, तो इसको सॉल्व करा जाए। हाँ, यहां पे अब सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, 20 छात्र हैं, टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 20 छात्र हैं। छात्रों की संख्या कितनी है? 20 छात्र हैं। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पे, यहां बाईं ओर से 5वें स्थान पे राजेश है। 1 2 3 4 5, यहां पे क्या है? राजेश है, राजेश है 5वें स्थान पे, ठीक है। और 5वें स्थान सतीश के दाएं, सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। सतीश के दाएं 5 छात्र हैं। सतीश है कहीं पे, उसके दाएं 5 छात्र हैं, तो यहां आप अलग से बना लीजिए। इसके दाएं 5 छात्र हैं। ये कौन सा है? ये है सतीश, ये वाला लड़का क्या है? ये है सतीश, ठीक है। 5 छात्र। दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पे बैठा है। दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं पे बैठा है। मीन्स अगर मैं बोलूं कि ये यहां पे देखिए, यहां पे ये 5 छात्र यहां मैंने बना दिया। इसके बाद यहां पे क्या है? यहां पे है सतीश, यहां पे सतीश। इस लाइन को और यहां तक कर लीजिए आप, ठीक है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, उसे पढ़ते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं। दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, नहीं बनेगा। राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं, नहीं, 9 कहां से? 6 5 11, नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। यहां पे देखिए, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, इसको लगा के देखते हैं थोड़ा। दीपक के बाईं ओर 8 हैं, 3, तो मतलब ये 5 3 8। यहां पे मैंने दीपक को बैठाल दिया, यहां पे मैंने दीपक को बैठाल दिया, नहीं, ये भी नहीं बन रहा, इसको भी हटाओ। सतीश के बाईं ओर और दीपक सहित 14 छात्र हैं। सतीश के, नहीं, सी वाला ही बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। 8 छात्र हैं, गिन लेते हैं। 8 छात्र इसके बाईं ओर मैंने बैठाल दिया, किसके? दीपक के। यहां पे दीपक के बाईं ओर, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र बैठाल दिया। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इधर है 6, ठीक है। टोटल नंबर है 20। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सी सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। मीन्स कि 5 छात्र इनके बीच में अगर हम डाल दिया जाए, 5 छात्र तो पूरे हो जा रहे हैं, ठीक। मीन्स सी ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन ही आएगा, ये वाला गलत, डी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। अमन, बोमन और चमन की औसत आयु क्या? नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। अमन, बोमन और चमन की
आयु का अनुपात क्रमशः 6, 5 और 3 है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी तो उसको समझते हैं। बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है। बोमन और चमन की आयु में अंतर अमन और बोमन की आयु के अंतर के 2 गुना है। 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए, ठीक है, और आपको भी साथ साथ में इसका डिस्कशन करना है। अब अगला पढ़िए। अमन की आयु चमन की आयु से 2 गुनी है, नहीं डिक्लेयर हो रहा। चमन के पहले जन्मदिन पर अमन बोमन से 9 साल बड़ा है। यहां पे आ जाइए, कितना दिया है अनुपात? 6, 5, 3। अप्लाई करके देख लो। 6, 5 और 3 दिया है मेरे पास। 6, 5, 3 दिया है। मैं मान सकता हूं 6x, 5x और 3x, इतना मान सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 6x माइनस 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 आएगा, मीन्स कि 9 आएगा। 9 का अंतर कितना आएगा? 9 का अंतर। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 9। देखिए यहाँ पे चमन और पहले जन्मदिन पर अमन और बोमन से 9 साल बड़ा है। जब 9 साल बड़ा कहता है, अब 6 और 9 को मल्टीप्लाई, 6 9 का 54, 5 इंटू एक्स, 5 और 9, 9 पचा 45, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 9, 9 त्रिक 27। देखिए 9 साल का डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। जब यहीं पे आ रहा है, अब इनका औसत ले लीजिए। 45 प्लस 54 प्लस 27 और बटे कितना? 3 बटे 3 कितना आ जाएगा? इनको तीनों को जोड़ के करोगे तो कितना आ जाएगा? 42 आएगा इसका आंसर। मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी रीजनिंग में समय लग जा रहा है सॉल्व कर करके, क्योंकि यहां समझाना पड़ रहा है, ठीक है। जब वहां एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए आइए इसको हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बी के ठीक दाईं ओर पूछा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सर्कल का बना लेते हैं। 8 हैं तो यहां पे 8 लाइनें खींच ली, ये खींच लिए। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोल मेज के चारों ओर बैठे रात्रि भोज कर रहे हैं। ए बी के ठीक सामने बैठा है। ए बी के ठीक सामने जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते चले जाइए। कभी कभी 2 सर्कल भी बनाने का आ जाता है, तो 2 सर्कल आप बनाते हैं साथ में तो उससे भी ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। ठीक सामने बैठा, मैं एक सर्कल लेके चलता हूं, जब नहीं सॉल्व होगा तब 2 का मैं सहारा लूंगा। ठीक सामने बैठा और ई के ठीक सामने एफ बैठा है, तो ई के ठीक सामने एफ बैठा है, ठीक है। तो मैं अभी मान लीजिए ई डाल दिया और यहाँ एफ डाल दिया। ई के ठीक सामने एफ बैठा, सी ई और ए के ठीक बीच में है, ठीक है। देख लीजिए मेरा ऑप्शन अभी भी ये सही जा रहा है। ए ई और एफ के बीच में है, सी ई और ए के बीच में है, सॉरी सी तो यहां फिर बैठा दीजिए, ई और ए के ठीक बीच में है। डी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है। ए के ठीक दाहिने ओर कौन सा बैठा है? डी जो है बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है। अब उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी का आवश्यकता पड़ेगी? ए सी और डी के बीच में है, ए सी और डी के बीच में। क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? क्या नहीं सॉल्व हो पाएगा इससे। सी जी के ठीक सामने बैठा है। देखिए सी के सामने मैं जी के बैठा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एच आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा था बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? बी के ठीक दाईं ओर
एच बैठा है, एच एच, ये ऑप्शन एच बैठा है, एच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी रुपया 200 लेकर बाजार गया। उसने रुपया 50 केजी की दर से 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। बाजार में केले 25 केजी है, इससे क्या अंतर हुआ जी? जब जो 200 रुपये मान लीजिए उसने लेके गया था, 200 रुपये लेके गया था, 50 केजी पर से 2 किलो सेब का खरीदा, तो 50 इंटू 2 क्या हुआ? 100 एक खर्च कर दिया। 2 दर्जन केले खरीदे, दर्जन केले का अभी हमको पता नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेब पर 5% और केले पर 10%, ऐसा कहीं नहीं कुछ होगा। ठीक है, 2 केजी सेब के वजन के 2 दर्जन केले का वजन 2 केजी सेब के वजन के बराबर था। 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे। बिल्कुल सही, क्योंकि पैसे बच भी रहे हैं, तो मतलब 2 दर्जन कितने का हो जाएगा? एक किलो सेब 50 रुपए है, तो 2 दर्जन जो है 50 के बराबर होगा। मीन्स इसका कितना हो जाए? 25 के बराबर। आधा बोल रहा है ना, आधा बोल रहा है तो 25 के बराबर। तो मीन्स कि ये 25 दूना 50, तो कितना हो गया? 150 हो गया। और उसके पास था कितना? 200 था, 150 मीन्स कि उसको 50 रुपए मीन्स डी ऑप्शन सही है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक, जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ उस हिसाब से आपको सोचना है, तब आप ये इस रीजनिंग को कर ले जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में धन है। सिक्कों की कुल संख्या 150 है। दोस्तों ध्यान रखना, टोटल 150 है। उस व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है? उपरोक्त प्रश्न को उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। इसको पढ़ते हैं। 5 रुपए वर्ग के सिक्कों की संख्या 25 है, ऐसा नहीं होगा। ये सही होगा क्या? देखिए इसको, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 3, 2, 1 के अनुपात में। पहले अगर ऐसा है तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं, तभी तो हम मानेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। देखिए कितना है? 3, 2 और 1 का अनुपात है। तो 1 रुपए के सिक्कों, 1 रुपए के सिक्कों को पहले निकालते हैं। 1 रुपए के सिक्कों टोटल कितना है? 150 इंटू कितना होगा? 150 है ना, टोटल आएगा 150, मतलब कि कितना बनेगा? 150 और इसका कितना दिया है? इसका दिया है 3, 2 और 1, मतलब 1 रुपए, तो 3 ले लीजिए, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। कितना आ गया? 3, 2 मतलब ये कितना आ गया? 75 आ गया, 75। अब 2 रुपए वाले का निकाल लेते हैं इसी तरीके। तो 150 इंटू 2 और बटे 6, देखो 3, 3 × 5 = 15 मीन्स 50। ठीक है, 50 आ गया। अब इसके बाद 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 नहीं 5 है, 3 नहीं 5 है। चलिए 5 रुपए वाले के निकाल लीजिए। तो 150 इंटू 1 बटे 6, 150 इंटू 1 बटे 6, तो 6 दूनाई 12 और 6 पंचे 30 मीन्स 25 आ गया। जब 25 आ गया तो अब क्या होगा? 75 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 2, 75, 50 और 25 इंटू 1, 2, 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 आ गया ना। चलिए जोड़िए कितना है? देखिए 75 और 100,
75 प्लस 100 प्लस 25 पंचे 125, 225 75 मीन्स कितना हो गया 300। कितना आया मित्रों 300 रुपए। मीन्स बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जा रहा है। देख लीजिए यहां पर कितना, कौन सा सही है, मीन्स बी ऑप्शन इसका सही है। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। क्वेश्चन करिए, ए बी का भाई है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ उसी तरीके से एनालिसिस आप करते चलिए। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो सी की बहन है, जो किसके लिए आया, जो किसके लिए आया, जो बी, मतलब सी की बहन है, सी की बहन है, सी की बहन है कौन, बी। ठीक है, जो सी की बहन है। ए बी और सी ई और एफ की संतानें हैं, ई और एफ की, मतलब ये मियां बीवी हैं, ई और एफ की संतान। एफ का बी से क्या संबंध है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। इसको समझ लेते हैं। सी इज द सन ऑफ, सी सन ऑफ एफ, सी एफ का पुत्र है। ए का पिता है। ठीक, ई और एफ का एक बेटा और दो बेटियां नहीं, ई और एफ के दो बेटे और एक बेटी है। तो अब हमको आंसर दीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड आपको बताना है। 10 सेकेंड में देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ई ए का पिता मीन्स बी ऑप्शन सही जाएगा। चलिए आइए इसको देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन पे इसके चलते हैं। ये यहां पे देखिए, ठीक, यहां पे क्या बोला, ई इज फादर ऑफ ए, बिल्कुल सही, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ई ए का पिता है तो एफ क्या होगी, इसकी मां होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है। दिनेश का रोल नंबर 10 है और उमा का रोल नंबर 16 है। उमा, ये कौन से हैं, ये हैं दिनेश और ये हैं उमा। ठीक है, उमा का रोल नंबर 16 है। दमयंती का रोल नंबर क्या होगा। दमयंती कोई है जिसका रोल नंबर पूछा गया। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। हमको तो अभी कुछ इसमें पता नहीं चल रहा है कि दमयंती का रोल नंबर क्या होगा। पढ़ लेते हैं। कक्षा में 20 छात्र हैं। दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद है। दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या के समान है। यही सही आएगा। कैसे, चलिए आइए इसको निकालते हैं। देखिए हमारे पास कितना है, यहां पे 16 है, यहां पे मान लीजिए मेरे पास ये 16 है। तो अब मैं यहां पे मेरे पास 10 था तो यहां पे क्या आएगा, मतलब 14 15, यहां पे 13 14 और 15 और यहां पे 10 11 12, 11 और 12। तो यहां पे दिनेश आ गया, यहां पे दिनेश था। अब बीच में कौन सा, बीच में आ गई दमयंती। ये दमयंती
दमयंती, और लास्ट में कौन सा है, उमा, मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यहां से 1 से लेके कहां तक है, ठीक, मीन्स ये ऑप्शन लास्ट वाला डी ऑप्शन सही जा रहा है। हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। सुधा की वर्तमान आयु कितनी है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, उसको पढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु का योग उसकी वर्तमान आयु के योग से 8 अधिक होगा। 4 वर्ष पहले हर्षद और विजय और सुधा की आयु का योग उसकी वर्तमान आयु के योग से 12 कम था। हर्षद, विजय और सुधा की औसत आयु सम संख्या में है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में आप इसको रिजॉल्व करिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां से देखना स्टार्ट करिए कि 4 वर्ष बाद हर्षद और सुधा की आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। तो हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु से 4 गुनी थी। तो सबसे पहले आप विजय की आयु यहां पे लिखिए। विजय की आयु मान लीजिए x थी, और हर्षद उसके पिता हर्षद की आयु 4 गुनी थी, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है। 4 साल पहले सुधा की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 6 गुनी थी। तो 4 वर्ष पहले की बात बोला, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले विजय की आयु क्या थी? विजय की आयु क्या थी? मान लीजिए 4 वर्ष पहले, तो यहां x है तो यहां x - 4 हो जाएगा। ठीक है। और 4 वर्ष पहले सुधा की आयु, 4 वर्ष पहले सुधा की आयु क्या हो जाएगी बताइए? 4 वर्ष पहले मान लीजिए y - 4 हो जाएगी। ठीक, y - 4 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, y - 4 और x कितना हो गया? 6 गुना है ना, x - 4 इंटू 6। जो सुधा है वो 6 गुना, सुधा विजय की आयु की 6 गुना बोले। ठीक है, तो 6 गुना है। जब 6 गुना है तो इसको निकाल लीजिए आप, ये कितना आएगा? y - 4 = 6x - 6 चौको 24। तो 6x - y बराबर 20। ये पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला समीकरण हमको मिल गया। इसके बाद चलिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद हम किसकी आयु की बात करेंगे? हर्षद की आयु। 4 वर्ष बाद हर्षद की आयु की बात करेंगे। मीन्स कि 4x और प्लस का कितना? प्लस का 4x + 4। ठीक है। अब सुधा की आयु की बात कर लेते हैं। सुधा की आयु की बात कर लेते हैं। तो 4 वर्ष बाद, तो y + 4 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले y - 4, तो प्रेजेंट टाइम y, तो 4 वर्ष बाद मतलब y + 4। ठीक है। तो अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। 4x + 4 और माइनस का कितना था? y + 4 = 4 का अंतर था। जब 4 का, तो 4x - 4 बराबर 4 का अंतर, दूसरा समीकरण मिल गया। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करोगे तो x = 8 वर्ष आ जाएगा और
y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, अगर ये क्या है, ये पुत्र की आयु आ जाएगी, और ये क्या है, ये सुधा की आयु आ जाएगी। दोनों को बस कंपेयर करना है, बस हो गया। एक्स एक्स से काट देना, वाई वाई से काट देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इन वीडियो रीजनिंग के बारे में बताइए कि ये एग्जामिनेशन क्लासेस का ये वीडियो अच्छा है। दोस्तों यहीं से मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।